बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा सेशन जो है वो पिछले लेक्चर से ही कंटिन्यूड है और पिछले लेक्चर को ही हम आगे बढ़ाते हैं और हम रूट लोकस के जो बाकी स्टेप्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब तक जो आप लोग लेक्चर्स सुन चुके हुए हैं, जो लेक्चर्स जो हैं वो ले चुके हुए हैं, उनमें अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क। वी कैन अरेंज some online sessions individually as well as a whole as a class. आप लोगों के सवाल आते रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेजेस वगैरह पे मुझे मिलते रहते हैं, तो उसका मैं उसी वक्त जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस देम अगेन। ओके, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रूट लोकस के डिज़ाइन के बारे में, रूट लोकस बनाने के बारे में। तो रूट लोकस बनाने के स्टेप्स जब हम कवर कर रहे थे तो हम स्टेप नंबर 5 तक पहुंच गए थे। स्टेप नंबर 5 क्या था? हमने कहा था कि जी फाइंडिंग एसिम्पटोट्स जो हैं वो हमारा स्टेप नंबर 5 होगा, जिसमें फाइंडिंग एसिम्पटोट्स के 3 पार्ट्स थे। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चल रहे हैं। और प्लस अगर आप देखें तो फाइंडिंग एसिम्पटोट्स में हमने सबसे पहले निकाला कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स के बारे में जो मैंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर की वो क्या थी? एसिम्पटोट्स कितने होंगे, जितने पोल्स होंगे उतनी ब्रांचेस होंगी। एसिम्पटोट्स कितने होंगे? जो डिफरेंस ऑफ जीरोस एंड पोल्स है, ठीक है, वो आपका नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स होगा। ये हमने पहले बात कर ली थी कि आपके पास क्या होगा, हर ब्रांच रूट लोकस की। पहली तो बात है कितनी ब्रांचेस होंगी रूट लोकस की। हमने बात की थी कि हर रूट लोकस की जो ब्रांचेस हैं दैट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पोल्स। जितने पोल्स होंगे उतनी ब्रांचेस होंगी। और हर ब्रांच जो है वो पोल से ओरिजिनेट होगी और जीरो पे जाके टर्मिनेट होगी। इफ़ यू हैव अ जीरो इन योर सिस्टम, मतलब आपके ट्रांसफर फंक्शन में अगर जीरो मौजूद है तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ब्रांच थी, वो अगर यहाँ पे एक जीरो है तो क्या होगा? यहाँ से वो ब्रांच ओरिजिनेट होगी और मतलब जीरो जीरो इसका पॉइंट है, और टर्मिनेट कहाँ होगी? किसी जीरो पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरो सेम नहीं है तो हमने क्या कहा था कि अभी भी यही होगा कि हर पोल से एक रूट लोकस की ब्रांच ओरिजिनेट होगी और टर्मिनेट होगी जीरो पे ही। लेकिन क्योंकि जीरो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जीरो कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? ये जीरो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से वाले इन्फिनिटी पे पड़े हुए जीरो पे कन्वर्ज करना है या वहां पे जाके टर्मिनेट होना है? तो वो हमें हेल्प मिलती है बाय यूजिंग दीज एसिम्पटोट्स। ठीक है, उन्हीं एसिम्पटोट्स को हमने नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लिए थे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लिया था, अगर आपको याद हो। तो इस एग्जांपल में जो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हमारे पास सामने आए थे वो क्या थे? 3 एसिम्पटोट्स थे। और एंगल जो है वो अगर आप कहें तो एंगल क्या था? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक लाइन है तो ये हमने ड्रॉ किया था प्लस 60 माइनस 60, हमारे पास एक एंगल आया था एसिम्पटोट्स का। ठीक है, और इसके साथ जो है वो 180। आपको पता है कि 180 प्लस माइनस 180 बोथ आर द सेम लाइन। प्लस 180 इज दिस वन एंड माइनस 180 इज दिस वन, तो बोथ ऑफ देम आर शोइंग दिस वन सेम लाइन। ठीक है, तो प्लस माइनस 180 पे आपके पास जो है वो ये एसिम्पटोट है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये एसिम्पटोट लाए कहाँ कर रहा है, वेयर इट इज एक्चुअली, मतलब इसकी पोजीशन क्या है। आपको ये नजर आ रहा है कि तीनों एसिम्पटोट्स जो हैं वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसको हम सेंट्रोइड भी कह सकते हैं। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्पटोट। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ द एसिम्पटोट्स। ठीक है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं दिस इज द ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट्स। सेम बात, वही मतलब, कोई डिफरेंस नहीं है। ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं लोकेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, लेकिन क्या है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोट जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहें या ओरिजिन कहें, ठीक है, ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट कह देते हैं। चले, ओरिजिन ऑफ एसिम्पटोट, इसको निकालने का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। दैट फॉर्मूला इज समेशन ऑफ ऑल पीज। ठीक है, पी की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट नंबर ऑफ पोल्स, इट इज समेशन ऑफ पीज। पीज क्या है मैं भी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लस समेशन ऑफ जीज होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, पोल्स एंड जीरोस, व्हाट इज द पीज एंड जीज? अगर आप देखें
तो आपका जो भी ट्रांसफर फंक्शन लिखा होता है, अगर मैं उसको जनरल फॉर्म में लिखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जी एच का प्रोडक्ट लिख रहा हूँ एक जनरल फॉर्म में, तो वो क्या होता है, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं उसको, जी अगर आपको याद हो तो के एस प्लस जी, लेट्स से इट्स जी वन, ठीक है, इसी तरह से जी टू जी थ्री चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय एस प्लस पी वन पी टू एस प्लस पी टू एंड सो ऑन। तो जो बात की जा रही है सम ऑफ पीज, वो ये है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस जितने भी पीज मौजूद हैं। सम ऑफ जीज का मतलब क्या है, जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री। माइंड इट, द साइन ऑफ दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है, मैं z1 कह रहा हूं, मैं इसके रूट की लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ पोल और द जीरो, आई एम टॉकिंग अबाउट the value of z1 p1 p2 in this standard form, in this form। अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो तब क्या होगा, z1 विल बी इक्वल्स टू, मतलब उसके साथ माइनस साइन आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो जाहिर है ये प्लस के साथ ही होगा, यानी कि जो भी ये साइन है, ये साइन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जो भी साइन है वो p वाला यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, दिस इज नॉट द लोकेशन ऑफ पोल्स, this is not the location of zero, this is just the value of p and the value of z, and the value of p and z is given in a standard form, in a standard transfer function. This is your standard transfer function, you have to be careful about p1 p2 and these values, ठीक है। यहां तक हम बात कर लेने के बाद अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कोई जीरो मौजूद नहीं है, ठीक है, देयर इज नो जीरो, देयर इजंट एनी जी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में z प्लस जी वाली टर्म है, ज़ाहिर है सम ऑफ जीज इज ऑलरेडी जीरो, तो देयर इज नो नीड टू राइट इट। सम ऑफ पीस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, s प्लस जीरो, तो p1 इज जीरो, p2 इज प्लस वन, p3 इज प्लस टू, ठीक है। तो अगर मैं सम ऑफ पीस की बात करूं तो इस केस में हमारे पास सम ऑफ पीस क्या है, सम ऑफ पीस अगर मैं लिखना चाहूं हमारे इस एग्जांपल में, तो वो क्या है, p1 इज योर जीरो, p2 is your 1, p3 is your 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, sum of p's is equal to 3 for this specific example, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आपको पता है कि सम ऑफ पीज आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ पीज इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स इज 3 एंड नंबर ऑफ जीरोस इज 0, ठीक है। तो 3 प्लस 3 मतलब ये 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 विद अ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन माइनस के साथ, तो ये जवाब आ गया -1, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा एसिम्प्टोट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ इट, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करता हूँ, स्टेप नंबर 5 के बाद तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है वो सारी मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है कि हमारे जो पोल्स हैं वो कहाँ कहाँ लाई करते हैं, एक ओरिजिन पे लाई करता है, ठीक है, वन पोल इज हेयर, another pole is at -1, another pole is at -2, the root locus lies over here and at this point जो हमारे पास अभी एसिम्प्टोट की इंफॉर्मेशन मिली है हमें वो देख लें, हमारे पास क्या है, 3 पोल्स हैं, -1 से ओरिजिनेट हो रहे हैं विद अ +60। आपको ये पता है कि अगर आपको किसी भी लाइन का एक एंगल पता हो और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता हो तो जाहिर है कि आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस लाइन इज एट 60 डिग्री, एसिम्प्टोट की लाइन। इसी तरह से एक और लाइन है जो कि -60 डिग्री पर मौजूद है, और एक और लाइन है जो ओरिजिनेट -1 से ही हो रही है और 180 डिग्री पे एसिम्प्टोट के ऊपर लाई कर रही है, ऐसे जा रही है। एक चीज दोबारा से मैं मतलब आपको क्लैरिफाई कर दूं, asymptotes are just the guiding lines, these are not the part of the root locus, asymptotes are not part of the root locus, ठीक है। be sure and clear about it, asymptote is not root locus or part of the root locus, it is not the root locus, it is just a guiding line है जी। ये सिर्फ आपको आपके रूट लोकस को गाइड कर रही है। क्या गाइड कर रही है, रूट लोकस क्या है, रूट लोकस एक लाइन है, एक ब्रांच है जो कि पोल से ओरिजिनेट होगी, कहीं से होती हुई गुजरेगी, कहीं जाएगी, वो लाइन जो है वो कहाँ चली जाएगी, इस एसिम्प्टोट के पैरेलल जाते जाते इन्फिनिटी पे जाके
कोई जीरो पड़ा हुआ है वहां जाके इसने टर्मिनेट हो जाना है। तो ये जो एसिम्प्टोट है ये एक पैरेलल, मतलब रूट लोकस इसके पैरेलल जाएगा। ये गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही है, ये गाइडेंस दे रही है कि वो कहाँ पे जाके उसने टर्मिनेट होना है। इसका रूट लोकस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारी हेल्प के लिए है और कोई इसका मकसद नहीं है, ठीक है। तो बी श्योर अबाउट इट। फर्दरमोर रूट लोकस विल नॉट इंटरसेक्ट और कट दिस एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट को वो कट नहीं करेगा, वो उसके पैरेलल रहेगा, साथ जुड़ जाएगा। यानी कि अगर आप मैं इन दो मार्कर्स को साथ जोड़ दूं, अगर ब्लू, ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये जो है वो रूट लोकस है और ये एसिम्प्टोट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में यूं कंटिन्यू होते हुए इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे, बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट, देयर इज नो इंटरसेक्शन लाइक दिस, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, तो अब हम एसिम्प्टोट्स निकाल चुके हैं, हमें पता चल गया है कि एसिम्प्टोट 3 हैं और उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी हमें पता चल गया है, हमें उनके एंगल्स भी पता चल गए हैं। तो हमने एसिम्प्टोट या गाइडिंग लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करें, तो अब हमारा मतलब स्टेप नंबर 6 आई थिंक, द स्टेप नंबर 6 इज अबाउट व्हाट अबाउट द ब्रेक अवे स्लैश ब्रेक इन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक अवे क्या होता है और ब्रेक इन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, ब्रेक अवे स्लैश ब्रेक इन। दो लफ्ज यूज कर रहा हूँ या दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन, ठीक है। ब्रेक अवे इज, मतलब ब्रेक अवे हो या ब्रेक इन हो, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मल्टीपल यानी कि दो रूट्स जो हैं वो नॉर्मली को एग्जिस्ट करें। मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पर दो ब्रांचेस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पर एक से ज्यादा रूट या दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, या इन अदर वर्ड क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप पे अटेंशन टू टू माय 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 वर्ड्स, ब्रेक अवे यहां से एक ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच आगे आ रही है, यहां पर आ रही है, यहां से एक और मतलब इस पोल से एक और ब्रांच निकली, वो यहां पे आई और यहां पर आ गई। तो अब अगर आपको देखो तो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे एक ब्रांच यहां से आ रही है, एक ब्रांच यहां से आ रही है। अब ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो यहां पर अगर आप देखो तो ये एसिम्प्टोट है, तो इसका मतलब है रूट लोकस ने यूं करके यहां से इंफिनिटी पे जाना है, ठीक है, मतलब इसके पैरेलल होना है। लेकिन ब्रांच कहां से है? ब्रांच तो रियल एक्सिस पे मौजूद है, यहां से निकलेंगी, यहां से जाकर कहीं अपने रियल एक्सिस को, अपने एक्स एक्सिस को लीव करेंगी, ब्रेक करेंगी, ठीक है। मतलब एक ब्रांच यहां से निकलेगी और लीव करेगी, एक ब्रांच शायद यहां से निकलेगी और फिर इस तरफ को लीव करेगी, क्योंकि इसने एक ब्रांच ने इसके पैरेलल होना है और एक ब्रांच ने इसके पैरेलल होना है। तो इसका मतलब है ये वाली ब्रांच निकल के यहां चली गई, ये वाली ब्रांच निकल के यहां आ जाएगी पैरेलल होने। लेकिन इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कोइंसाइड कर रही होंगी। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे एक से ज्यादा रूट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस ब्रांच का भी कोई ना कोई पॉइंट है और इस ब्रांच का भी कोई ना कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे दो रूट्स मौजूद हैं। तो उसको हम कहते हैं ब्रेक अवे। ब्रेक अवे इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर ये रियल एक्सिस को ब्रेक करके अवे जा रही है, ब्रेकिंग इट अवे, ठीक है। मतलब रियल एक्सिस को लीव कर रही है, यहां से निकल रही है, तो इसलिए हम इसको ब्रेक अवे कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई ब्रांच बाहर से आके रियल एक्सिस पे कन्वर्ज हो रही हो किसी एक पॉइंट पर, तो वो ब्रेक इन हो जाएगा। लेकिन इस एग्जांपल में ब्रेक इन नहीं है, ब्रेक अवे है। निकालने का तरीका क्या है? निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आपके पास जो भी क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको याद हो तो आपके पास जी एच प्लस वन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको अगर आप जीरो के इक्वल पुट करते हो, ठीक है, और अगर आप क्या कहते हैं जी और एच की फॉर्म में बात करो, तो जाहिर है कि इसका कोई एक न्यूमरेटर होगा और एक इसका कोई डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो के ओवर बी, ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, प्लस वन, इसको आप जीरो कर सकते हो। यहाँ से बी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा के ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां से आप के की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के अगर मैं यहां से निकालूं तो वो क्या आ जाएगी? माइनस बी ओवर ए, ठीक है। अगर आप इसको क्या करो, अगर आप मतलब इस के को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है, दोनों साइड को आपने डिफरेंशिएट कर दिया डी ओवर डी एस से, और इसको इक्वेटेड विद जीरो, तो अब आपके पास पहले आपने बी ओवर ए को यानी कि जो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया,
उसको डिफरेंशिएट कर देने के बाद आपने उसको 0 के इक्वल करके उसके अंदर आपने जो s की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, s की जो वैल्यू निकलेगी वो आप निकाल लोगे, जितनी भी आएंगी दो, मतलब इस केस में दो नजर आ रही हैं लेकिन लेट्स सी, तो जो भी आपके पास s की वैल्यूज आई हैं वो निकाल लोगे, ठीक है। तो दोज वैल्यूज ऑफ s मे बी ब्रेक अवे पॉइंट, मे बी का वर्ड यूज कर रहा हूं, मे बी ब्रेक अवे पॉइंट, बी ए कह रहा हूं मैं, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। क्यों ब्रेक अवे मे बी, उसके ऊपर एक और हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगी, ठीक है। तो लेट मी सॉल्व ओवर एग्जांपल फर्स्ट, फिर मैं इसको बताता हूँ कि इस मे बी का क्या मतलब है, ठीक है जी। तो हमारे केस में आपके पास क्या है जी, के की वैल्यू निकालने, हमारा ट्रांसफर फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई थी जी, के ओवर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, के इज इक्वल के माइनस एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो के की वैल्यू आपके पास आ गई, के इज इक्वल, ये प्लस है नॉट माइनस, के की वैल्यू आपके पास आ गई, के की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस, मल्टीप्लाई कर लें अंदर तो माइनस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दें डी ए के ओवर डी एस करके, ठीक है। तो डी के ओवर डी एस, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जवाब आएगा, इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा आपके पास माइनस एज इट इज कॉमन 3s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2, ठीक है। इसको अगर आप जीरो पुट करोगे इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास s की दो वैल्यूज आ जाएंगी, s की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर s1 और s2, तो आपके पास जो दो वैल्यूज s की आ रही हैं वो हैं जी माइनस माइनस 0.4226, एक वैल्यू ये आ रही है, और s की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 1.5774, ठीक है। मतलब आपने डी के ओवर डी एस निकाला, उसको इक्वल टू जीरो किया, जीरो करके आपके पास जो रूट्स आए वो दो रूट्स आ गए, ये जो दो रूट्स हैं ये आपके पास मौजूद हैं, आपके पास ये दो रूट्स हैं, इन रूट्स में अब बात यह है कि इन दो रूट्स में से कोई कोई एक पॉइंट मे बी अ ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। दोनों ब्रेक अवे नहीं है, ठीक है, एक इनमें से कोई एक ब्रेक अवे है, दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर रहा हूं तो उसमें से आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को, ये जो s की वैल्यू आपके पास आई है, इस वैल्यू को पुट कर दोगे अपनी इक्वेशन में, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, यानी कि अगर आप बेशक ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसमें पुट कर दो, s की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.4226, आपने यहाँ पे पुट की तो आपके पास जो है वो k की कोई ना कोई रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मे बी का लफ्ज जो मैंने यूज किया था उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अब आपको, आपने इस s की वैल्यू अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट की तो जो k की वैल्यू आई, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देखो इसमें s आपको पता चल चुका है, s की वैल्यू आपके पास मौजूद है, यहाँ पे आपने ये जो आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, पहले आपने एक s की वैल्यू पुट की तो उसके उससे जो है वो k का कोई जवाब आएगा। अब जो k का जवाब आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो k का जवाब आता है जी 0.3849, पहली वाली वैल्यू पुट करने से, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो ये वाला जवाब आता है, के एस की वैल्यू ये वाली पुट करता हूं इसी इक्वेशन में तो के का जवाब आता है -0.3849, सेम जवाब आता है नेगेटिव साइन के साथ, जरूरी नहीं है हर दफा ये ऐसा हो, लेकिन अगर हो रहा है तो ऐसा मतलब है। तो बात अब क्या है, आपके पास दो रूट्स आए थे, ब्रेक अवे पोटेंशियल कैंडिडेट थे कि ये दोनों में से कोई एक ब्रेक अवे हो सकता है, तो अगले स्टेप में कौन सा वाला ब्रेक अवे है, उन पोटेंशियल कैंडिडेट में आपने चेक किया कि किस वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। जो वैल्यू, आपको ये याद है कि जो के है वो हमारा क्या होता है, वो के की जो रेंज है, तो इसका मतलब है कि जो एस की वैल्यू इंश्योर कर रही है कि आपके पास जो जवाब आ रहा है वो प्लस के है, पॉजिटिव के है, तो
दैट मीन्स दैट इज अ ब्रेक अवे पॉइंट। तो इन आवर केस व्हाट इज द ब्रेक अवे पॉइंट, जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट बन रहा है वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट ये वाला है। ठीक है, दिस इज अवर ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक और निशानी भी है या एक और तरीका भी है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को चेक करने का। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है वो क्या हो सकता है, क्या किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर आप पे अटेंशन करें, ओके लेट्स पे अटेंशन टू दिस रूट लोकस। आपका एक पोटेंशियल कैंडिडेट था जो एस की वैल्यू आई है -0.4226। -0.4226 एग्जिस्ट बिटवीन दी 0 and 1, 0 and -1, इसी के दरमियान में लाई करता है ना, विच इज पार्ट ऑफ द रूट लोकस। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखो, दूसरा पॉइंट क्या है माइनस, दूसरा पॉइंट देखो तो क्या है जी -1.5774। -1.5774 इज इन बिटवीन -1 एंड -2, -1 और -2 के दरमियान लाई कर रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर यहां पे तो रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, यू रिमेंबर दैट, हमने चेक किया था कि रियल एक्सेस पे कहां कहां रूट लोकस एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता चला था यहां पे तो रूट लोकस है ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट ब्रेक अवे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये वाला पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब ये रूट लोकस का हिस्सा ही नहीं था। जबकि ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट इज पार्ट ऑफ द रूट लोकस। तो इट इज अंडरस्टूड कि -0.4226 जो है दैट इज एक्चुअली ओवर ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं देखूं तो मैंने ब्रेक अवे पॉइंट एक ड्रॉ कर लिया है। ये मैं एंगल्स यहां से गायब कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे मैंने पहले ही लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अभी मुझे क्या पता चल गया कि रूट लोकस यहां से ओरिजिनेट होगा यहां पहुंचेगा, रूट लोकस यहां से ओरिजिनेट होगा यहां पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको लीव करेगा एट पॉइंट -4.422 पे। ठीक है, तो यहां से ये लीव कर रहा है, तो दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट। तो मुझे अपने रूट लोकस के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मिल गई, एक और पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 6 इज ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट विच शोज यू कि आपका रूट लोकस जो है वो रियल एक्सेस को किस पॉइंट से लीव करेगा या ब्रेक अवे करेगा। तो हमें ये जो है वो अपना पॉइंट नंबर 6 भी पता चल गया। ठीक हो गया जी, पॉइंट नंबर 6 में हमने ब्रेक अवे और ब्रेक इन निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं जी। दो तरीके बताएं आपको पोटेंशियल कैंडिडेट चेक करने के। एक तरीका तो यह है कि आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करके उसको सॉल्व कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें के की पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो वो आपका ब्रेक अवे पॉइंट होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो आपका ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा। दूसरी जो चीज आपके इसके ऊपर क्या कहते हैं हमने चेक की वो ये थी कि कौन सी वैल्यू रख के आपको जो है वो सॉरी कौन सा ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो आपके रूट लोकस के हिस्से में आ रहा है, मतलब उस रीजन में लाई करता है जहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो दूसरा पॉइंट यूजली वो वाला पॉइंट होता है, तो यू कैन इग्नोर दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट आ गया। अच्छा, स्टेप नंबर 7 आई गेस, यस स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या है जी? अब अभी आप देखो तो मुझे ये पता चल रहा है कि रूट लोकस यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और उसके बाद इसने पैरेलल होना है इस एसिम्प्टोट के, तो मुझे नजर आ रहा है कि इट विल बी क्रॉसिंग द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा ना, ये इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पर। तो मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग क्रॉसिंग पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट, वट एवर यू कॉल इट, आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो मतलब मुझे क्लियरली पता है कि मेरा जो रूट लोकस है वो क्रॉस करेगा इमेजिनरी एक्सिस को किसी पॉइंट पर, तो इमेजिनरी एक्सिस को जिस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रहा है वो वाला पॉइंट निकालना है मैंने। तो वो कैसे निकलेगा उसके ऊपर बात करते हैं जी। ओके, वो निकलेगा जी राउथ हावर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की मदद से। आपको पता है कि राउथ हावर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमने इस्तेमाल किया था। लेट मी राइट इट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन के इसको कैसे कर। इक्वेशन है, राउथ टेबल बना लें। राउथ टेबल आपको पता है कैसे बनता है, एस क्यूब एस स्क्वायर एस और कांस्टेंट। ठीक है, एस वन एंड एस जीरो। एस क्यूब आपके पास जो है उसका कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है,
एस का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कांस्टेंट ही है। ठीक हो गया जी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता था जी? अगर इफ यू रिमेंबर 3 टू द 6 माइनस के और 1 को मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड करना है आपने। ठीक है, यू रिमेंबर इट राइट? तो अगर इस प्रोसीजर पे चलें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 6 माइनस के ओवर 3। ठीक है, क्योंकि आगे जीरो आगे कोई टर्म नहीं है तो जाहिर है कि ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली एंट्री लिखनी है, तो अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो यू विल लेफ्ट विद ओनली व्हाट? के। ठीक है, क्योंकि ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, तो यू विल हैव दिस टर्म। राउथ हार्वर्ड स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यूजुअली यूज होता है हम जब अपने सिस्टम को डिजाइन भी करना चाहें। फॉर एग्जांपल इफ आई से व्हाट विल बी द रेंज ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम विल बी स्टेबल। ठीक है, माय क्वेश्चन मतलब मैं आपको इसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहा हूँ। वो क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम इज स्टेबल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें से वो के की वैल्यू निकालो या के की रेंज निकालो जिसमें आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा, तो आपको ये पता है कि सिस्टम स्टेबल कब रहता है? सिस्टम स्टेबल रहता है जब ये वाली चीज जो है वो इसमें कोई साइन चेंज ना हो। तो अगर आप देखो तो हमारे पास दो कंडीशंस आ रही हैं के की एक कंडीशन आ रही है, यानी कि साइन चेंज की बात कर रहा हूं। साइन चेंज का मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे प्लस था, ये भी प्लस है, ये भी प्लस होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, तो तभी आप कहोगे कि सिस्टम स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि जब के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी इस कंडीशन से, ताकि के की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना हो सके, या के की वैल्यू के साथ ये वाली जो ऊपर आपके पास एक कंडीशन लिखी हुई है, यानी कि ये दिस शुड आल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो तब आपका ये सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, तो देयर विल नॉट बी एनी साइन चेंज। कोई साइन चेंज तो नहीं हो रहा होगा। तो क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो आपका मतलब क्या है कि आपका ये जो सिस्टम है ये स्टेबल होगा। तो यहां से आपको पूरी रेंज पता चल जाती है कि के की क्या रेंज होगी। तो अगर ये देखो तो इसका मतलब तो यही है ना कि इस वाले में पहली कंडीशन हमें पता चल गई के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो एक रेंज आ गई 0 वाली बात कि 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरी कंडीशन अगर आप चेक करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रही है। वो क्या कंडीशन है कि के की वैल्यू माइनस के किसके बराबर आ जाएगी जी? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये -6 आ गई। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन है। तो यहां से आपको पता चला द वैल्यू ऑफ के शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो यहां से आपको पूरी रेंज पता चल गई कि रेंज क्या है। रेंज इज द के शुड बी व्हाट? के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, बट लेस देन और इक्वल्स टू 6। इस रेंज में आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, मतलब मैंने कहां से निकाला? मैं पूरी रेंज बता दी के की बाय यूजिंग दिस राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको जहन में नहीं है तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में हमने क्या कहा था कि जो पहला वाला कॉलम है, दैट पहला वाला जो कॉलम है दैट शुड ऑलवेज बी व्हाट? दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप देखो तो ये प्लस है, ये प्लस है, यहां पर भी प्लस ही होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम जो है वो उसमें एक रूट जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये भी एक और आपके पास कंडीशन आ गई कि के जो है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइन चेंज ना होने को इंश्योर क्या करेगा? वो ये वाली दो कंडीशंस क्योंकि के में आई हैं, के जहां पे मौजूद है तो उसके लिहाज से कंडीशन से मुझे पता चला कि के की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, विच इज अलाउड वैल्यू, सो दैट द साइन शुड नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप के की वैल्यू 7 ले लोगे तो 7 लोगे तो क्या होगा? 6 माइनस 7 -1 डिवाइडेड बाई 3। तो -1 डिवाइडेड बाई 3 इज 1 -1 बाई 3।
तो -1/3 का मतलब क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गया, उसमें एक रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे चला गया। उसी तरह से अगर आप देखो तो अगर के की वैल्यू आप -1 ले लेते हो, -1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ पे ली तो के 6 + 1 = 7, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो 1, 6 + 1 = 7, 7/3, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये -1 हो जाएगा तो प्लस से फिर माइनस चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका साइन चेंज हो गया, तो साइन चेंज हो गया तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो ये सिस्टम का आपको पता चल गया अनस्टेबिलिटी का। एनीवे वापस आते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 7 क्या था, हमारा पॉइंट नंबर 7 था कि क्रॉसिंग पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस निकालना है हमने। तो इसी में क्रॉसिंग पॉइंट मौजूद है। वो क्या है कि जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है, इसमें जो इक्वालिटी वाली कंडीशन है वो पॉइंट शो कर रहा है जब आपका जो रूट लोकस है वो कहां पे है, वो इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, के की वैल्यू 0 जो है वो ऐसा पॉइंट, मतलब शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट है ओपन लूप ट्रांसफर, ओपन लूप पोल की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है विच इज ऑलरेडी एट द ओरिजिन। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस फॉर दिस स्पेसिफिक स्टेप नंबर 7, क्योंकि हमें के की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी वाली चाहिए जब वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट होके तो उसने कहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता था कि यहां पर के की वैल्यू 0 है। दूसरी वैल्यू अगर इक्वालिटी को अगर आप देखें तो वो इक्वालिटी है k = 6। अब वो k = 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k = 6 एक ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जो इमेजिनरी एक्सिस पे मौजूद है। अब ये एक्चुअल पॉइंट है क्या, तो अगर आप k = 6 पुट कर दो अपनी किसी भी मतलब या तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो और यहां से s की वैल्यू निकाल लो। चाहो तो आप अपनी ऑक्सिलरी पोलिनोमियल बना के, मतलब अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी पोलिनोमियल बनाऊं इस स्टेप पे, तो ये बन रही है 3s² + k = 0। ठीक है, तो k की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल चुकी है जो कि 6 है, तो 3s² + 6 = 0। 3 से डिवाइड कर दिया तो यहां पे आपके पास आ गया 2। ठीक है, s² = -2। ठीक है, s² = -2, s² = -2, तो s की दो वैल्यूज आ गई, क्या आ गई आपके पास, √2 j। ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। तो के वो पॉइंट जहां पर आपका इंटरसेक्शन मौजूद था, जो शो कर रहा था कि इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को आपने पुट करके एस की दो वैल्यूज निकालनी, तो आपको पता चल गया कि आपका जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, √+2 प्लस √2 और -√2। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस √2 पे इसका यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर आप देखो तो कुछ हद तक आपका रूट लोकस की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसमें काफी हद तक रूट लोकस बन चुका हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि रूट लोकस यहां से निकलेगा, यहां से निकला, ओरिजिनेट हुआ, ब्रेक अवे पॉइंट -0.44 पे गया, यहां से ब्रेक अवे होकर अब इसने कहां जाना है, अब इसने जाना है यहां तक, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन होना है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कैसे होंगे। ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्वी लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप देखो तो रूट लोकस हो सकता है यूं करके जा रहा हो इधर पहुंचने के लिए, स्ट्रेट लाइन से जा रहा हो। ठीक है, मतलब चलो मैं सारे बना देता हूं, यूं भी जा सकता है, यहां से यूं करके भी जा सकता है, यहां से भी जा रहा है। ठीक है, किसी तरह से भी जा रहा होगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि रूट लोकस का ये वाला पॉइंट यहां तक कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसके बाद वाला पॉइंट तो बड़ा क्लियर है, वो क्या है कि जिस तरह से ये आ रहा होगा इसके बाद इसने जाकर आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन के पैरेलल होते जाना है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट तो हमें क्लियर है कि इसके बाद क्या होगा। इससे पहले ये वाला और ये वाला पॉइंट को आपस में किस तरह से लिंक करना है, सिर्फ ये वाली एक बात रह जाती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, फोकस है, रूट लोकस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज मिरर इमेज अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, मैं यहां पे नोट करवा देता हूं, आपको लिख देता हूं कि रूट लोकस इज व्हाट, इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए। वो नोट क्या है, रूट लोकस इज, रूट लोकस
is mirror image, mirror about horizontal axis. What does it mean? What does it mean? The root locus is mirror image about the horizontal axis. That is to say, अब इस स्टेटमेंट के बाद मुझे आसानी हो गई कि जो जिस तरह का रूट लोकस इधर होगा, मुझे सिर्फ इस पोर्शन में रूट लोकस बनाने की जरूरत है, क्योंकि जैसा रूट लोकस इस साइड पर होगा उसी को आपने मिरर इमेज कर देना, उसी तरह का दोबारा इधर नीचे भी बना देना है। दैट इज टू से, अगर रूट लोकस मेरे ऊपर ये वाली लाइन है, इस तरह से मिल रही है, तो नीचे बिल्कुल उसी तरह का मिरर इमेज बन जाएगा और वही एज इट इज मैं क्या कर दूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उसी को मिरर इमेज जो है वो करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ इस पॉइंट वो कंसर्न है मेरा, कि इस रीजन में जो रूट लोकस की शक्ल है वो मुझे पता चल जाए। जब मुझे ये पता चल जाएगी तो मैं दूसरी साइड खुद बना लूंगा। ठीक है, तो चलें स्टेप नंबर 8 की तरफ आते हैं। 7 हमने कर लिया, स्टेप नंबर 8, अच्छा सॉरी, अच्छा स्टेप नंबर 7 में एक और तरीका भी हो सकता था। स्टेप नंबर 7 एक और तरीके से भी आप जो है वो अपना पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो क्या है, मतलब हमने क्या निकालना था स्टेप नंबर 7 का दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दी इमेजिनरी एक्सिस या क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस निकालने का सेकंड मेथड। वो क्या है जी, आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई थी, इफ यू रिमेंबर योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाज s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस हमारे पास लिखा हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी हुई है। क्योंकि जो पॉइंट इस इमेजिनरी एक्सिस पे मौजूद होगा उसमें रियल पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो भी पॉइंट होगा वो उसमें रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट 0 होगा, वो बराबर होगा s इज इक्वल टू जे ओमेगा के। ओमेगा मुझे अभी नहीं पता कि क्या है, ओमेगा वो वैल्यू है जो कि इस एक्सिस के ऊपर मतलब मुझे पता चलेगा कि कहां पे मौजूद है, ओमेगा ये वाली वैल्यू है। मैंने क्या किया, मैंने s इज इक्वल टू जे ओमेगा अज्यूम करके मैंने जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इनपुट कर दिया। तो s इज इक्वल टू जे ओमेगा मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डाल दूंगा। तो अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में s इज इक्वल टू जे ओमेगा डालूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जे ओमेगा का होल क्यूब प्लस 3s स्क्वायर का मतलब 3 जे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जे ओमेगा, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जे स्क्वायर इंटू जे क्यूब, जे क्यूब का मतलब यही होगा ना, जे स्क्वायर इंटू जे और ओमेगा क्यूब। ये लिखा हुआ है जी आपके पास 3 जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 जे ओमेगा, और ये लिखा हुआ है प्लस के इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू व्हाट, चले इक्वल्स टू, माइंड इट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि इट इज 0 प्लस 0 जे, 0 आयोटा, कॉम्प्लेक्स भी 0 है और रियल भी 0 है। ठीक है, तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जे स्क्वायर जो है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा माइनस जे ओमेगा क्यूब। ठीक है, माइनस जे स्क्वायर इज अगेन -1, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जे ओमेगा प्लस के, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके 0 प्लस 0 जे के। अब आपको पता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो अगर मैं इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका निकालूं तो दैट इज माइनस जे ओमेगा क्यूब प्लस 2 जे ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स 0 जे के बराबर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 जे। और रियल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो रियल पार्ट में आपके पास है -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस के, और ये किसके बराबर है, रियल पार्ट के, रियल 0 के। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो आपके पास अगर आप इसको कंपेयर करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से, तो ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा कॉमन ले लिया आपने, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से दो आंसर्स आ गए, ओमेगा इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट वैलिड केस, हम नहीं चाह रहे ओमेगा इज इक्वल टू 0। वो बेसिकली ये वही वाला पॉइंट है जो कि ओरिजिन पे जो पोल पड़ा हुआ है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस। ओमेगा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट।
तो ओमेगा इज इक्वल टू 0, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस पॉइंट, एक्चुअली वी आर कंसर्न अबाउट कि ओमेगा की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो तब क्या होता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फिर वो -2 आ गया और अंडर द रूट, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, +-2, ठीक है, विद जे, मतलब ज़ाहिर है कि इमेजिनरी एक्सिस है तो वो जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वाली वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज 2 -3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर आप देखें तो वही वाला जवाब आ गया, के की वैल्यू जो है वो 6 है और ओमेगा की वैल्यू आपके पास +-2 है, ठीक है। तो यही वाली वैल्यू आप यहाँ पे वही निकली जो सेम थी आपके पास। तो दोनों तरीकों में से कोई भी आप तरीका अडॉप्ट करें, इट विल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। अब आपको जो आसान लगता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके एक ही रिजल्ट को डिफाइन करते हैं या दिखाते हैं। तो k इज इक्वल टू 6 और ओमेगा की वैल्यू जो है वो +-√2, जो कि ये पॉइंट्स को शो कर रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 8, इस एग्जांपल को भी मैं खत्म करना चाह रहा हूँ इसी में, ताकि हमारी जो है वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे, वरना जो है वो हमें फिर दोबारा से वही चीजें शुरू करना पड़ेंगी। स्टेप नंबर 8 पे आते हैं जी। स्टेप नंबर 8 इज सिंपल। स्टेप नंबर 8 क्या है हमारे पास, सिंपल इन द सेंस कि मैं कह रहा हूं कि हमने क्या करना है, हमने ड्रॉ ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन एस प्लेन। हमारा जो एस प्लेन है उस एस प्लेन पे हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन रीड्रॉ कर देंगे, मतलब रूट का पोल्स कहाँ कहाँ पर मौजूद है, एसिम्पटोट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ब्रेक अवे पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इमेजिनरी एक्सेस क्या है, वो सारे हमने ड्रॉ कर देने हैं दोबारा से, ताकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद हो। स्टेप नंबर 9, अब छोटा सा एक स्टेप रह गया, वो स्टेप क्या है, ये वाला पॉइंट मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, मुझे ये वाली लोकेशन पता करनी है कि यार ये कैसे जा रहा होगा। तो दैट इज टू से, अगर मुझे किसी तरह से कोई 2-3 पॉइंट्स इस रूट इस और इस रीजन पे मिल जाएं तो क्या होगा, मेरा जो है रूट लोकस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं 2-3 डिफरेंट लोकेशन पे क्या करता हूं, चलें ये 4 मैंने टेस्ट पॉइंट ले लिए, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस इतना है और आपको पता है कि इस तरह का रूट लोकस हो तो कैसे जाता है, यूजली वैसे भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन आप क्या करते हैं, टेक सफिशिएंट नंबर ऑफ टेक सफिशिएंट नंबर ऑफ what number of test point on रूट लोकस। टेक कह लें, फाइंड कह लें, बेहतर है फाइंड sufficient number of test point on रूट लोकस। sufficient नंबर मतलब वो सफिशिएंट क्या हो सकता है सिर्फ एक पॉइंट भी मुझे पता चल जाए तो आई नो। अभी मैंने ये 4 टेस्ट पॉइंट लिए हैं, इन 4 टेस्ट पॉइंट को में से कोई एक जो है वो रूट लोकस का हिस्सा होगा। मैंने थोड़ा सा टेक्टफुली लिए हैं, टेक्टफुली इन द सेंस कि मैंने एक ही लाइन में या एक ही वाई एक्सिस की पॉइंट पे ले ली है, तो इसका मतलब है कि इस हॉरिजेंटल लाइन को ये रूट लोकस कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, मतलब देयर कुड बी मेनी वेज, कि जाहिर है कि इस ये वाई एक्सिस के अलोंग एक इक्वेशन, सॉरी हॉरिजेंटल एक्सिस की एक लाइन है, हॉरिजेंटल के पैरेलल एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन और जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करके अगर आप जो है वो क्या कहते हैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा। एक और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो स्टेप है ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। वन वे इज, एक तरीका ये हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, मेक अ हॉरिजेंटल लाइन इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन की आपने इक्वेशन बनाई, ठीक है, उस इक्वेशन को एंड सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि जो रूट लोकस है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिलके बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
हॉरिजेंटल लाइन एंड सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड द लाइन, जो लाइन आपने बनाई है, ठीक है। इनको साइमल्टेनियस से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएंगे, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा रूट लोकस का इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ। फिर इसी तरह से आप एक और हॉरिजेंटल लाइन, एक लाइन बना लें थोड़ी सी ऊपर। तो यहां से अगर आप देखें एक बार, अगर आपके पास जो है वो दो रूट्स आ जाएं, इन दोनों के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएं, तो जाहिर है कि आपका जो है वो रूट लोकस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दिस मेथड इज जस्ट टेकन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स के ही टूल या मैथमेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन से निकाला गया है। अदरवाइज आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अदरवाइज जो है वो आपने क्या किया कि आपने चार जो है वो टेस्ट पॉइंट यहाँ ले लिए, इसी तरह से चार पांच जो है वो टेस्ट पॉइंट और किसी लोकेशन पे ले लिए, हर टेस्ट पॉइंट को चेक किया, रैंडम टेस्ट पॉइंट लेके चेक करते जाएंगे। तो जो भी इनमें से आपके पास दो टेस्ट पॉइंट, चेक कैसे करेंगे, टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे एंगल कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है। यानी कि टेस्ट पॉइंट आपने लिया, ये वाला टेस्ट पॉइंट है तो इसके टेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्योंकि आपने खुद लिया हुआ है ये। इस टेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट के ऊपर आप जो है वो एंगल कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंगल कंडीशन जो आप लोगों को असाइनमेंट में भी देखा हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल कंडीशन कैसे अप्लाई की जाती है। तो जब आप इसको एंगल कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रूट लोकस जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, वो जो टेस्ट पॉइंट है वो रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं है। कोई भी आपको दो पॉइंट्स पता चल जाए, ठीक है, लेट से आपके जो दो पॉइंट्स हैं वो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, जो आपका सक्सेसफुल हुआ है, मतलब जो पार्ट ऑफ द रूट लोकस है। तो नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ दिस रूट लोकस, ठीक है। तो आप इसको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपका रूट लोकस बन जाएगा। स्टेप पॉइंट नंबर 10 है, ठीक है, ड्रॉ फाइनल रूट लोकस। फाइनल रूट लोकस ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये पॉइंट मुझे पता चल गया था, ये वाला पार्ट मुझे पता चल गया, ये मैंने दो पॉइंट लोकेट कर लिए थे, रूट लोकस ड्रॉ हो गया। अब फाइनल रूट लोकस क्या होगा, इसी का मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि इसी तरह के जो दो पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे, बिल्कुल इसी तरह की लाइन जो है वो आप ड्रॉ करोगे, मतलब बिल्कुल सेम वे में जो ऊपर आपने ड्रॉ की है। तो रूट लोकस आपका ये दो ब्रांचेस होगी। तीसरी ब्रांच कौन सी है, तीसरी ब्रांच अगर आप देखो तो तीसरी ब्रांच ऑलरेडी हमें पहले से ही पता थी। वो क्या थी कि एक ब्रांच यहां से निकलेगी और वो ये रूट लोकस मतलब 180 डिग्री के पैरेलल चलती जाएगी, यही एसिम्प्टोट था। तो यहां से ये एसिम्प्टोट के पैरेलल चलेगी। माइंड इट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दोनों एक दूसरे के ऊपर आप कह सकते हो लाई कर रही हैं, लेकिन हम जो है वो लाई करने का वर्ड भी यूज नहीं करते, हम कहते हैं कि दिस इज द पैरेलल टू दिस एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोटिक लाइन, ठीक है। तो इसके पैरेलल जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो आपके रूट लोकस की तीन ब्रांचेस थी, एक ब्रांच यहां से जाके इन्फिनिटी पे जीरो पे कन्वर्ज हो रही है, एक यहां से कन्वर्ज हो रही है, और एक जो है वो आगे 180 डिग्री पे जाके आगे इन्फिनिटी पे कन्वर्ज हो रही है। तो दिस इज दी स्टेप्स टू ड्रॉ रूट लोकस। अभी मैंने सारे स्टेप्स नहीं बताए हैं, अभी ये स्टेप्स कितने हैं, ये स्टेप्स 10 है, ठीक है। अभी एक और हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें मजीद कुछ नए स्टेप होंगे, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ ही होंगे। तो लेकिन फिर उसके बाद हम इनको दोनों को जो है वो आपस में कंबाइन कर लेंगे टू राइट कंबाइंड स्टेप्स फॉर द रूट लोकस। तो विद दिस आई कंक्लूड, थैंक यू। किसी बच्चे ने जो है मुझे पहले 5 स्टेप्स से रिलेटेड जो है वो एक पूरी डिटेल भेज दी थी व्हाट्सएप की, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं उसी स्टूडेंट से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेंड मी rest of the steps, combine these rest of the step in that paper, और ताकि एक हमारा कंसोलिडेटेड किस्म की लिस्ट आ जाए, ताकि जब मैं उसको समराइज करूं तो वो सामने मेरे पास मौजूद हो। विद दिस थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।